हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चों। आज हम लोग अपना मॉडर्न फिजिक्स का क्रैश कोर्स का जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक ईयर में जो है क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछे गए हैं, तो ऑब्वियस है कि इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चंस आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रहता है। ठीक है ना, तो समझ लेना कि हम नीट में एक क्वेश्चंस के लिए जा रहे हैं, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सेगमेंट है, अगर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा इसमें चीजों को आप समझ लो तो फिर बहुत आसान है और क्वेश्चंस आपके बन ही जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बच्चा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पे फोटोन का फिर बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि फोटोन का यूज करके ही हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमेना पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोटोन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग को फोटोन के बारे में पता भी है कि लाइक एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है और जिसके पास किसी तरह का कोई भी रेस्ट मास नहीं होता है। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई रेस्ट मास नहीं होता है, बट फोटोन अपने साथ जो है वो एनर्जी कैरी करता है। ठीक है ना, और जो एनर्जी फोटोन अपने साथ कैरी करता है, ठीक है ना, उस एनर्जी का वैल्यू होता है आपका एच न्यू या फिर आपका एच सी अपॉन लेमडा। ध्यान रखना, एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा। अगर बात करें यहाँ पे लाइक एच सी का, तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करता है, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और सी जो है वो डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, तो बच्चा इस एच सी का वैल्यू इसको याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस इस फॉर्म में पूछ दिया जाता है, तो एट दैट टाइम आपको कैलकुलेशंस में बेकार का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस एच सी का जो वैल्यू है बच्चा, ये जो है 12,400 लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होता है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बताने का जरूरत है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो मैंने कहा कि 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम इसका वैल्यू है। ठीक है ना, लाइक चाहो तो इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक अगर एक जीरो यहां से खिसका दिया जाए तो ऑब्वियस है ये एंगस्ट्रम जो 10⁻⁻10 है, एक जीरो वहां से निकलेगा माने 10⁻⁻9 हो जाएगा, एंड देन इन दैट केस वो नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक 1240 लाइक 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका नैनोमीटर में। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि अगर बात करें तो एचसी का वैल्यू इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जब एनर्जी लिखने की बात होती है, जब एनर्जी जो फोटोन अपने साथ कैरी करता है, ठीक है ना, उस एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक 12,400 लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय लेमडा, और इसको भी हम लोग एंगस्ट्रम में ही मेजर करेंगे, तभी ये एंगस्ट्रम कैंसिल होकर के जो एनर्जी होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है ना, माने यहां जो एनर्जी जो फोटोन अपने साथ कैरी कर रहा होगा उसको डेफिनेटली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं, और वैल्यू जो हमारे पास है वो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय लेमडा जो है वो भी एंगस्ट्रम में ही मेजर करना होगा इन दैट केस। ठीक है ना, तो जो एनर्जी हमारा आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगा तो डेफिनेटली उसको हम लोग जूल में भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं बाई लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्लेस कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है ना, अगर नैनोमीटर में भी रखा है, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि अगर वेवलेंथ नैनोमीटर टाइप का अगर कुछ दिया हुआ है तो इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर कर लेंगे, देन इन दैट केस जो वेवलेंथ होगा वो नीचे में नैनोमीटर में मेजर करना होगा। ठीक है ना, तो ये देख लेना क्वेश्चंस के ऊपर या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आपका प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करोगे, बढ़ू आगे। अब देखना चलिए, अब जैसे मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपका दे दे, हालांकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में क्वेश्चन करवाएंगे तो बेटर होगा वहीं पे एक क्वेश्चन दे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक और भी टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है रेडिएशन प्रेशर। ठीक है ना, रेडिएशन प्रेशर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चा, जिस तरह से फोटोन अपने साथ एनर्जी कर रहा है कैरी एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा के फॉर्म में बच्चा, लाइक उसी तरह से फोटोन जो है अपने साथ लाइक एक मोमेंटम भी कैरी करता है, और जिसको हम लोग लाइक डिफाइन करते हैं E/C से, E/C से,
और डेफिनेटली ये जो E आपको दिख रहा है ना, ये E जो है लाइक mc² के इक्वल है, ठीक है ना, जहां से ही रिजल्ट आया है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन अपने साथ जो मोमेंटम कैरी करता है उसका वैल्यू हमारे पास है E अपॉन क्या आपका C, जहां पे E जो है वो एनर्जी है कैरिड बाय द क्या आपका फोटोन, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली जो है ना लाइक प्रेशर्स के बारे में डिस्कशन करता है, रेडिएशन प्रेशर, या फिर आपका बात करेगा आपका फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा लाइट जो है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पहले से कि लाइट के पास डुअल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी रूप में ट्रीट करते हैं, साथ ही साथ उसको हम लाइक पार्टिकल्स के भी रूप में ट्रीट करते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। पार्टिकल्स के रूप में जब ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियस है फोटोन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, सिंगल पार्टिकल फोटोन के ही रूप में आपका होता है, ठीक है। तो हम उसी फोटोन का बात कर रहे हैं जो अपने साथ मोमेंटम कैरी कर रहा है E अपॉन क्या आपका C। अब देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि बच्चा इसमें जो है आपको ये बात समझना होगा कि चलो ठीक है, इसको हम लाइक मोमेंटम अपने साथ E अपॉन C कैरी कर रहा है। अब इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक वॉल है कुछ इस तरह का दिस, और इसके ऊपर जो है लाइट जो है वो कुछ इस तरह से फॉल कर रहे हैं दिस, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल, जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है उस एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दो केसेस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लाइक पहला तो कि समझ लो कि लाइट जो है नॉर्मली फॉल कर रहा है वॉल के ऊपर लाइट जो है वो नॉर्मली फॉल कर रहा है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट की वॉल के इस एरिया पे लाइट फॉल कर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ए मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस पॉसिबल है बच्चा, या तो ये वॉल उस लाइट को कंप्लीटली रूप से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, और या तो वो लाइट जो है वो लाइक जो वॉल है वो लाइक उस लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो या तो एक कंप्लीट एब्जॉर्बर के रूप में ये काम करेगा, ठीक है, या फिर कंप्लीट रिफ्लेक्टर के रूप में काम करेगा। तो मैंने कहा कि हम इसको कंप्लीट एब्जॉर्बर के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, माने इस वॉल ने इस लाइट को कंप्लीटली रूप से क्या कर लिया आपका एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस है कंप्लीटली अब्जॉर्ब करने का मतलब कि पूरा का पूरा जो मोमेंटम है उसका ट्रांसफर हो चुका है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो उस मोमेंटम के ट्रांसफर की वजह से दो सवाल पूछा जाएगा आपसे, पहला तो कि कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसके ऊपर वॉल के ऊपर, और दूसरा पूछा जाएगा कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है ना। अब कहोगे सर ये फोर्स और प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया सर, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सर यहाँ पे। तो बेटा एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के वॉच करो, ठीक है। मैंने कहा कि सबसे पहला बात तो कि हमें मोमेंटम पता है फोटोन का, और मोमेंटम हमारे पास था लाइक E अपॉन क्या आपका C, दिस E अपॉन C, जहां पे E जो है एनर्जी कैरिड कर रहा है लाइक फोटोन, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि फोटोन जो है स्पेस में लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करता है। तो मैंने कहा E अपॉन C। अब इसमें डेफिनेटली अगर बात करा जाए फोर्स का, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी होता है जब मोमेंटम में चेंज आता है, और डेफिनेटली यह मोमेंटम चेंज हुआ है बिकॉज पहले मोमेंटम के साथ आ रहा था, और जब कंप्लीट एब्जॉर्ब हुआ माने मोमेंटम उस केस में अगर बात करें तो फाइनल मोमेंटम 0 हो चुका है, और इनिशियल मोमेंटम तो P था ही, माने मोमेंटम में चेंज आया है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो आप कहोगे सर उसके लिए क्या करना है, डेल्टा P बाई डेल्टा टी, माने डेल्टा P बाई डेल्टा टी सोचना होगा, माने फोर्स निकालने के लिए डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन C, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है तो बाहर कर दिया उसको, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा E अपॉन क्या आपका डेल्टा टी। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इसमें ऐसा करते हैं कि एक स्टेप हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। डेल्टा P बाई डेल्टा टी तो डेफिनेटली फोर्स आपका दे चुका है, और ये आपका 1 अपॉन C माने C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा E अपॉन A डेल्टा टी, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हम लोग A कर देते हैं, ठीक है ना। अब कहोगे आप कि ठीक है सर 1 अपॉन C डेल्टा E अपॉन A डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई A, यहाँ A करने का क्या जो है सिग्निफिकेंस है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। डेल्टा E क्या है, एनर्जी जो फोटोन अपने साथ कैरी कर रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। मानिए जो टर्म है बेसिकली ये इंटेंसिटी देगा, और किसका इंटेंसिटी देगा बच्चा, फोटोन का, ठीक है ना। फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइट है बोल सकते हो उसका इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, माने आपके पास जो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, F, वो आपका आ गया F इज इक्वल टू, ध्यान रखना, like I, this is intensity multiplied by A, that is the cross sectional area, and divided by क्या आपका C। तो याद रखना कि अगर कोई भी लाइट इस तरह से
लाइक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे हिट करता है और वो जो वॉल है या जो भी ऑब्जेक्ट्स है अगर उसने उसको कंप्लीटली रूप से एब्जॉर्ब कर लिया तो जो फोर्स एक्सर्ट होएगा उसके ऊपर, उसके लिए रिजल्ट आपके सामने है IA अपॉन क्या आपका C। अब ऑब्वियस है कि चूंकि ये फोर्स जो एक्सर्ट होगा वो नॉर्मली एक्सर्ट होएगा, ठीक है ना, तो इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इसके ऊपर प्रेशर भी डेवलप होगा। अब उस प्रेशर को निकालने के लिए कहोगे सर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना भाई, फोर्स को जब एरिया से डिवाइड देते हैं तो प्रेशर ही तो मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यहां से क्या करना है, सीधा नीचे आप लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो लाइक फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, F अपॉन A अगर देखा जाए तो F अपॉन A, लाइक इस एरिया को मैंने डिवाइड दिया इधर, और ये आपका होगा I दैट इज द इंटेंसिटी अपॉन C दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, और फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है ना। लाइक इस केस में इसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर कहेंगे बिकॉज यहां जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है ये ऑब्वियस है कि लाइट यहां पे चूंकि रेडिएट हुआ है, लाइक रेडिएशन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। और ये आपका P रेडिएशन दैट इज द रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका I अपॉन C। तो याद रखना बच्चा, ठीक है ना, दो चीज, पहला तो कि जो फोर्स है उसका वैल्यू IA अपॉन C, जहां पे I जो है वो इंटेंसिटी है लाइट का, और जो रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो आपका I अपॉन C। लेकिन ये दोनों रिजल्ट हम तभी यूज कर सकते हैं जब लाइक जिस एरिया पे लाइट नॉर्मली फॉल हुआ है, ठीक है ना, जिस एरिया पे लाइट नॉर्मली फॉल हुआ है उसने उस लाइट को कंप्लीटली रूप से क्या किया है आपका एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, लाइक ये तो एक केस हुआ जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा तो फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ, लाइक IA अपॉन C या फिर रेडिएशन प्रेशर I अपॉन C। अगर इसी में कह दिया जाए, मिटा रहा हूं इसको, अगर इसी में कह दिया जाए कि इस वॉल ने इस लाइट को लाइक रिफ्लेक्ट कर दिया है, दिस रिफ्लेक्ट कर दिया है, कंप्लीटली रूप से रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो कहोगे सर उस केस में तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, देख सकते हो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, नॉर्मल ही था लेकिन डायरेक्शन हमारा ये था। फाइनली जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा लाइट का वो कुछ ऐसा होगा, माने दोनों मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो इक्वल एंड क्या है आपका ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है ना, डबल हो जाएगा आपका मोमेंटम में चेंज। मींस इस केस में अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है और तब आपसे बोला जाए रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू या फिर फोर्स का वैल्यू, तो फोर्स के लिए डायरेक्ट लिखोगे ट्वाइस ऑफ IA अपॉन C, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ IA अपॉन C हो जाएगा। जबकि रेडिएशन प्रेशर अगर हमें लिखना हो तो जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I अपॉन क्या आपका C। तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है ना। दो केसेस में हम लोग बात करेंगे बच्चा, एक तो तब जब लाइक नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हुआ है किसी सरफेस के ऊपर और सरफेस ने उस लाइट को कंप्लीटली रूप से क्या करा आपका लाइक एब्जॉर्ब करा, इन दैट केस जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर उसका वैल्यू आपके सामने है IA अपॉन C जब एब्जॉर्ब होगा तब। और अगर कंप्लीटली रूप से रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो वैल्यू ऑब्वियस है डबल हो जाएगा, ठीक है ना, मोमेंटम में चेंज की वजह से डबल हो जाएगा वहां पे। लाइक मोमेंटम में चेंज तो पहले केस में भी हुआ था लेकिन चूंकि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के वजह से फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया था, जबकि कंप्लीट रिफ्लेक्शन वाले केस में फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं हुआ है, ठीक है ना, जबकि दोनों का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, जिसके वजह से डबल होकर के फोर्स आपका 2IA/C हो गया और जो रेडिएशन प्रेशर है वो आपका लाइक ट्वाइस ऑफ I अपॉन C हो गया। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना इस दोनों रिजल्ट को, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखोगे बच्चा, ध्यान रखना जब भी रेडिएशन प्रेशर का हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियस है नॉर्मल कंपोनेंट्स वाले पे फोकस करेंगे। नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, इंटेंसिटी लाइक जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रहा है लाइक वो नहीं, लाइक उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है जो कि वॉल को या फिर जिस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है उसको नॉर्मली हिट कर रहा है, उस कंपोनेंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। बढ़ूं आगे, अब सुनना, टेंजेंशियली कभी भी कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। अगर फोर्स अगर टेंजेंशियली लगता है लाइक वॉल के ऊपर तो उसके वजह से कोई भी प्रेशर उस पर एक्सर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लाइक प्रेशर एक्सर्ट होने के लिए लाइट को नॉर्मली फॉल होना होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़े, अब अगर बात करें, ठीक है, यहीं पे हम लोग का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का समझ लो शुरुआत हो गया यहाँ से। अब फोटोन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ डालेंगे। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि कुछ ऐसा है
ये मेरा एक मेटल है, दिस इज अ मेटल। ऑब्वियस है मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पूरे कोर में भी होगा, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग एटम, और सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा दिस। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक मेटल है जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लाइक ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूजली बॉन्डेड है टू द कॉरस्पॉन्डिंग लैटिस या फिर लाइक बोल सकते हो एटम, और सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है ना बच्चा। क्या है ना कि दो मैंने अगर यहां बात किया जाए तो मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो बाय सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उस इलेक्ट्रॉन को भी इस मेटल से इजेक्ट करा सकते हो जो कहीं कोर पे पड़ा हुआ है, दिस, ठीक है ना, कहीं कोर पे पड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को भी इस मेटल से इजेक्ट करा सकते हो, और उस इलेक्ट्रॉन को भी इजेक्ट करा सकते हो जो कि लाइक मेटल के सरफेस पे पड़ा हुआ है, बट फॉर दैट यू नीड टू सप्लाई सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, आपको सफिशिएंट अमाउंट का एनर्जी सप्लाई करना होगा अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इजेक्ट हो जाए, बिकॉज ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन वहां पे अपने आप वहां से जो है मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज स्टिल ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग लैटिस के साथ जो है वो बाउंडेड है, भले ही लूजली बाउंडेड है बट बाउंडेड है, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चा आपको ये समझना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिसमें थर्मियोनिक इमिशन होता है, जिसमें हम सफिशिएंट अमाउंट का हीट एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। इसमें आपका सेकेंडरी एमिशन होता है, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग जो है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करा करके उसको बाहर निकालते हैं। इसमें आपका फील्ड इमिशन होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या है कि एक लाइट को हम लाइक फॉल कराते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है ना, मेटल के ऊपर एक लाइट को फॉल कराते हैं। ऑब्वियस है लाइट का मतलब हम लोग जो है लाइक क्वांटम फॉर्म का बात कर रहे हैं, मतलब लाइट को यहाँ पे हम फोटोन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फोटोन अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी कर रहा है, लाइक E इज इक्वल टू hν या फिर hc/λ, जो कि मैंने भी आपको बताया है। तो उस एनर्जी के साथ फोटोन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को लाइक इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद होगा क्या कि जो एनर्जी है, ऑब्वियस ही बात है, जो एनर्जी चाहिए उसको वहां से इजेक्ट होने के लिए, अगर उतना एनर्जी उसको मिल गया तो डेफिनेटली वहां से मेटल के सरफेस से क्या होगा, आपका इजेक्ट हो जाएगा। सरफेस क्या, कोर से भी इजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली यही है कि हम लोग लाइट यूज करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, ठीक है ना, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स लाइक कोर में हो या सरफेस में हो वो मेटल के सरफेस से क्या हो जाए, आपका बाहर हो जाए, माने इतना एनर्जी उसको मिल जाए जिससे कि वो मेटल के सरफेस को या मेटल को क्या करे, आपका छोड़ दे, ठीक है। तो बच्चा दो तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। पहला तो अगर हम टारगेट सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन को करें तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है ना। और अगर हम टारगेट लाइक कोर के इलेक्ट्रॉन को करें जो अंदर में है, कहीं मेटल के अंदर इंटीरियर में कहीं पे है, अगर उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का निकालने का टारगेट करें तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हम लोग को बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिस्कस नहीं करना है, हमारा जो डिस्कशन है वो है सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। हालांकि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लाइक नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही लोग समझते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें या फिर कोर पे जो इलेक्ट्रॉन कोर के अंदर जो है उसको बाहर निकाल लें, दोनों पॉसिबल है। बस ये है कि सफिशिएंट अमाउंट का एनर्जी चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हमारा फोकस किसके ऊपर है, सरफेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। दिस माने हम जिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो बच्चा सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस यही है कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे लाइक लाइट को फॉल कराया जाए, अगर मेटल के सरफेस पे लाइट को फॉल कराया जाए ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ध्यान रहे बच्चा कि लाइक ऑब्वियस है लाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो फोटोन है अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहा है, कितना, आपका E। ध्यान रखना मैंने कहा कि जो एनर्जी फोटोन अपने साथ कैरी कर रहा है, ध्यान रखना वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर तभी निकाल सकता है
वो एनर्जी लाइक जो फोटोन कैरी कर रहा है, वो एनर्जी लाइक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर तभी निकाल सकता है जब इस एनर्जी का जो वैल्यू है दैट इज ई जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो फाई नॉट के, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर यहां पे फाई नॉट क्या है, तो फाई नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है उस मेटल का जिसके लिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। माने वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। क्या कोई दिक्कत? हर एक मेटल का अपना एक यूनिक वर्क फंक्शन होता है, अपना एक यूनिक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, लाइक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कराने के लिए, आपका लिबरेट कराने के लिए या फिर इजेक्ट कराने के लिए। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा कि बच्चा ये ई वो एनर्जी है जो फोटोन अपने साथ कैरी कर रहा है, और ये एनर्जी लाइक इस इलेक्ट्रॉन को यहां से तभी इजेक्ट करा सकता है मेटल के सरफेस से अगर इसका वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा या फिर वर्क फंक्शन के बराबर हो। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कि ऑब्वियस है, अगर ई ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट कह दें तो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो, माने इस कंडीशन के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, माने इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जो एनर्जी जो कैरी कर रहा है फोटोन अगर ये लेस देन फाई नॉट हो जाए, इस केस में ध्यान रखना किसी तरह का कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लिबरेट सरफेस से नहीं होगा, इजेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर ये एनर्जी जो कैरी कर रहा है लेस देन फाई नॉट, दैट इज द लेस देन वर्क फंक्शन, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन ये है ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपका फाई नॉट। क्या कोई दिक्कत? अब इसी में बात करें ई, तो ई के जगह चाहे तुम लोग लिख सकते हैं एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपका फाई नॉट। मींस अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट अपॉन क्या आपका एच। अब जैसा कि आप लोग को पता होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ही होता है मिनिमम, माने कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट का जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा दे, जो कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो आपका फाई नॉट बाई एच होना चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो न्यू नॉट हमारा यहां पर निकला है ना, इस न्यू नॉट को हम लोग लाइक ये जो न्यू हमारा यहां निकला है न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट बाई एच, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ही हो गया आपका मिनिमम। माने ध्यान से सुनना, लाइक न्यू मिनिमम जिसको हम लोग न्यू नॉट कहते हैं, जो कि इक्वल होगा फाई नॉट अपॉन एच के, और इसी न्यू मिनिमम या फिर न्यू नॉट को मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर क्या आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू है फाई नॉट अपॉन एच के, जहां फाई नॉट आपका डिनोट कर रहा है वर्क फंक्शन और एच डिनोट कर रहा है क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू आप लोगों को पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसी में अगर आपसे कह दिया जाए कि सर जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम टाइप का है तो डेफिनेटली कुछ मैक्सिमम वेवलेंथ टाइप का भी तो होगा सर, तो डेफिनेटली यहां पे होगा बच्चा। ध्यान रखना, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लिख लेना। इसी तरह से मैंने कहा कि ऑब्वियस है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन से ज्यादा या फिर उसके बराबर। ठीक है, मैंने कहा कि ई के जगह चाहे तो बड़ी ही प्यार से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका फाई नॉट। यहां से अगर हम चाहें तो लेमडा भी लिख सकते हैं, लेमडा लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा एच सी अपॉन फाई नॉट। लेस देन इक्वल टू का सीधा मतलब होता है मैक्सिमम, लेमडा लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है मैक्सिमम, माने लेमडा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ऑब्वियस है फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लाइट का स्पीड तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो है सेम ही रहने वाला है, और जो हम वैक्यूम में बात करें तो मैंने कहा कि अगर बात यहां करें तो लेमडा मैक्सिमम चूंकि लेस देन इक्वल टू है, या फिर इसको हम लोग लेमडा नॉट भी कहते हैं, और इसका वैल्यू आपका एच सी अपॉन फाई नॉट। ध्यान रखना बच्चा कि यहां जो लेमडा मैक्स या फिर लेमडा नॉट दिख रहा है आपको, ठीक है, जो कि एच सी अपॉन फाई नॉट के इक्वल है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ, वैल्यू आपके सामने है। इन दोनों से भी कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है नीट जैसे एग्जाम में, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रिलेटेड या फिर कट ऑफ वेवलेंथ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो फटाफट, जल्दी करो, बढ़ो आगे, देखोगे ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 या 19 में ही पूछ दिया था, ठीक है ना, कि एक मेटल का जो है वर्क फंक्शन दिया हुआ था, लाइक फाई नॉट दे दिया था, फाई नॉट आपका दे दिया था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया था फाई नॉट, और बोला था कि बताइए कि लाइक लाइट के लिए अगर बात करें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाए, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, माने उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो कहोगे सर उसके लिए क्या है सर, अभी तुरंत आपने रिजल्ट ही बता दिया, लेमडा नॉट इज इक्वल टू सर आपने बता दिया है HC एंड अपॉन क्या आपका फाई नॉट, क्या कोई दिक्कत, HC सर आपने अभी तुरंत HC का वैल्यू बताया है सर, ठीक है ना, HC का वैल्यू सर तुरंत अभी आपने बताया है, और HC का जो वैल्यू सर आपका आपने बताया है वो आपने बताया था 12,400 लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ठीक है ना, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, क्या कोई दिक्कत। तो HC ये आपका डिवाइडेड बाय फाई नॉट, तो फाई नॉट का अगर हम बात करें तो फाई नॉट आपका अगर देखा जाए, आंसर हालांकि नैनोमीटर में दिया था, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग एंगस्ट्रम को लाइक यहां 0 रख करके और यहां पे नैनोमीटर कर देते हैं, क्वेश्चन में नैनोमीटर में आंसर दिया था उसका, और फाई नॉट के जगह पे कर देते हैं 4, जो कि ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खत्म ही हो जाएगा, आंसर नैनोमीटर में आएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आंसर, ये चला गया 3 बार में, ये चला गया 1 बार में, और ये चला गया 0 बार में, माने 310 नैनोमीटर, माने जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा वो आपका 310 नैनोमीटर, माने मैक्सिमम वेवलेंथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर सकता है वो 310 नैनोमीटर का होगा। अगर इससे ज्यादा हो गया, माने इससे अगर ज्यादा हो गया वेवलेंथ, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। माने ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ही होता है लेस फ्रीक्वेंसी, और लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लेस एनर्जी, ठीक है ना। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसको मैंने वर्क फंक्शन का नाम दिया था, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी उतना ही कम एनर्जी, क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लेना। ये नीट का सवाल ही 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, 310 नैनोमीटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बढ़ूं आगे, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से आगे बढ़ता हुआ हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं अभी, लाइक एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के बस वीडियो वॉच करते रहो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखोगे ध्यान से बच्चा, एकदम गौर करना। ऐसा है कि ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है, जिसको हम लोग कैथोड प्लेट भी कह सकते हैं, दिस इज द एनोड प्लेट, ठीक है ना। और इसको मैंने कनेक्ट करा है एक सोर्स से, वेरिएबल सोर्स से, इनफैक्ट दिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी, कुछ ऐसा, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चा। और यहां पे हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब भी लगाया रखा है, यहां पे देखोगे ध्यान से, दिस, यहां से हम लोग लाइट जो है वो फॉल कराएंगे इसके ऊपर, दिस इज द इवैक्यूएटेड चैम्बर। और ये हमारा मेटल प्लेट है, जिसको हम लोग कैथोड प्लेट भी कह रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और ये आपका एनोड प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ध्यान देना बच्चा। अगर हम लोग बात करें तो एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, जो कि किसी भी तरह का जो है डिफ्लेक्शन शो करे, इसका मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो कर गया, ठीक है। अब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि देखोगे बच्चे,
अगर इस डायग्राम पे बात किया जाए, ठीक है ना, तो डेफिनेटली अभी तो किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन ये शो करेगा नहीं, ठीक है ना, बिकॉज डिफ्लेक्शन तो तभी शो करेगा ना यार जब इस सर्किट में करंट फ्लो करे, और करंट तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, सीधा सा बात है, ठीक है ना। कोई मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ का तो मीडियम जो है वो खाली है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो मूवमेंट कहाँ से भी दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप लाइट को फॉल कराओ, यहां से दिस मैंने कहा कि मैंने लाइट फॉल कराया कैथोड वाले प्लेट पे, तो डेफिनेटली इस प्लेट के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरह से, सरफेस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कह रहे हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कह रहे हैं, कुछ इस तरह से। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि यहां से मैंने लाइट को फॉल कराया इसके ऊपर, और डेफिनेटली जो लाइट हमने फॉल कराया है वो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, आपका फाई नॉट है। माने कैथोड प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वो कैरी कर रहा है या उसकी इक्वल एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है ना। माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होना है, तय है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां इजेक्ट होगा। अब देखना ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि जैसे हम लोग लाइट को फॉल कराएंगे, डेफिनेटली यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इजेक्ट होंगे, ठीक है ना, और इजेक्ट होगा, ठीक है ना। जब इजेक्ट होगा तो इजेक्ट होने के बाद सिचुएशन बनेगा ये कि इलेक्ट्रॉन मान लो इजेक्ट हो कहीं यहां आया, अब होगा ये कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इसके क्रॉस एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आपका ही कह रहे हैं। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव प्लेट है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ, ठीक है ना, अपने तरफ खींचेगा। और सिर्फ इसी को नहीं, यहां से जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, आपका ये खींचेगा अपने तरफ, ये जो प्लेट है ये अपने तरफ खींचेगा, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट के डायरेक्शन में, ठीक है ना। माने एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हुआ ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आपका डिफ्लेक्शन शो कर देगा, माने कि इस सर्किट से करंट जो है वो फ्लो कर गया, और जो करंट इस सर्किट से फ्लो करेगा उस करंट को हम लोग फोटो करंट कहेंगे, ठीक है ना। उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। अब यहां पे आपको ये समझना होगा बच्चा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से लिबरेट हुआ है, जो मैंने फोटोन को, लाइट को मैंने फॉल कराया, लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसका एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, आपका फाई नॉट है। तो मैंने कहा कि बच्चा जो आपको क्या लगता है, ये जो फोटो करंट जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक फिक्स डायरेक्शन में इजेक्ट हुआ, जो पॉजिटिव प्लेट जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, जिसके वजह से इस सर्किट में करंट जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है ना, जिसको हम लोग फोटो करंट कह रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा बच्चा, ठीक है ना, कि ये जो फोटो करंट इस सर्किट में डेवलप होगा, क्या लगता है, क्या वो फोटो करंट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट तक पहुंच रहा है? कहोगे सर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। सर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू NeAVD। डेफिनेटली डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट तक पहुंचेगा वही डिफाइन करेगा कि किस अमाउंट का जो करंट है, फोटो करंट, इस सर्किट में डेवलप होगा। अब कितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो एग्जैक्टली इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस अमाउंट का या कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है इस प्लेट को हिट किया। बिकॉज इस लाइट के साथ ऐसा थोड़ी कि एक फोटोन कैरी हो रहा है, ढेर सारे फोटोन कैरी हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा फोटॉन्स इसको हिट करेगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो, आपका इजेक्ट हो। तो यहां पे एक बड़ा ही जबरदस्त ग्राफ है जिसको आपको याद रखना है। कहोगे सर वो कौन सा ग्राफ है? तो ये ग्राफ है आपका फोटो करंट, याद रखना, फोटो करंट और लाइट के इंटेंसिटी के बीच में, इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है ना, आई के बीच में। फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट करने की बात कही है। तो आप कहोगे कि सर इंटेंसिटी किसका? तो इंटेंसिटी ऑब्वियस ही बात है लाइट का, और इंटेंसिटी का मतलब ही होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्या, आपका एरिया, ठीक है ना।
तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, टाइम को तो खैर एज इट इज रखो, एरिया भी एज इट इज जो है कैथोड प्लेट का सो है। बाकी बचा एनर्जी। तो एनर्जी कहने का मतलब क्या, लाइक एक फोटोन के साथ अगर एनर्जी एच न्यू है तो डेफिनेटली इन फोटोन के साथ एनर्जी एन एच न्यू होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जितना ज्यादा फोटोन उतना ज्यादा इंटेंसिटी, और जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होकर के लाइक यहां तक पहुंचेगा, ठीक है ना। माने फोटो करंट अगर कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका लाइक इंटेंसिटी के, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के स्ट्राइकिंग नॉर्मली ऑन द कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट को जो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटो करंट, या यूं कहें कि फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका इंटेंसिटी के। माने अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में, तो कहोगे सर कि जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो पास कहां से करेगा, आपका ओरिजिन से। याद रखना फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपका इंटेंसिटी के। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा फोटो करंट होगा, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड प्लेट से लिबरेट होने के बाद एनोड तक पहुंचेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उतना ही ज्यादा अमाउंट का जो फोटो करंट है वो सर्किट में डेवलप होगा। बढ़ूं आगे, चलो नेक्स्ट। अब देखना, गौर करोगे, नेक्स्ट इसमें दो और भी ग्राफ है बच्चा, ठीक है ना, लगे हाथ वो भी हम लोग सीख लेते हैं। दो ग्राफ और भी है, ठीक है। इसमें एक तो ग्राफ हमारा जो है लाइक वो फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, दैट इज भी, और ये आईपी। आईपी कहने का मतलब फोटो करंट यहां पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आईपी आपका फोटो करंट हो गया और भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सोर्स के अक्रॉस, ठीक है। देखोगे बच्चा ध्यान से एकदम, मैंने कहा कि एग्जैक्टली सिचुएशन जो था वो कुछ ऐसा था, दिस इज द कैथोड प्लेट सी, दिस इज द एनोड प्लेट ए, और यहां मैंने कनेक्ट करा है एक सोर्स से, इसको वेरिएबल सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। चलिए, और ये आपका इवैक्यूएटेड चैम्बर, दिस। मैंने कहा कि बच्चा देख सकते हो आप लोग कि जो लाइट हम लोग फॉल कराएंगे लाइक इस कैथोड प्लेट के ऊपर, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होएगा और इजेक्ट होकर के मूव करेगा आपका एनोड प्लेट के तरफ, क्योंकि ये खींचेगा पॉजिटिव लाइक प्लेट इसको, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, और इस मूवमेंट के वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से सर्किट में करंट सेटअप होगा, जिसको मैंने फोटो करंट कहा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि बच्चा जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, लाइक फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा है। कहोगे सर ये कैसा ग्राफ होगा, कैसा होगा, देखोगे ध्यान से। तो बच्चा एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या लगता है, क्योंकि वेरिएबल सोर्स है, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, ठीक है ना, अगर कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हुआ तो डेफिनेटली इजेक्ट होने के बाद लाइक ये जो एनोड प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, बिकॉज एनोड प्लेट कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। अब ये कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है वो डिपेंड करेगा भी पे, ठीक है ना। भी जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डेफिनेटली आप कह सकते हो कि उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, आपका खींचेगा। माने एकदम लेस से लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी जो है ये आपका खींच सकता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये खींचेगा, और उतना ही ज्यादा अमाउंट का करंट जो है वो आपका सर्किट में सेटअप होगा। माने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा नंबर जो है वो आपको खींचना और एनोड तक पहुंचना, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि यहां पे
जो फोटो करेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ फोटो करेंट भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। अब फोटो करेंट बढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि आप बढ़ा के करंट को इन्फिनिटी कर दोगे, ये पॉसिबल थोड़ी है। माने जितना भी नंबर ऑफ फोटो, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे प्रेजेंट है उतने ही को ना खींच सकता है जी। तो मैंने कहा कि एक ऐसा भी इंस्टेंट आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर चुका होगा, आपका खींच चुका होगा, माने उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये खींच ही नहीं सकता है। तो जिस समय ऐसा हो गया उस समय करंट जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, सर्किट में सैचुरेट कर जाएगा। पहले तो बढ़ रहा होगा लेकिन बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते 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 फाइनली सैचुरेट कर जाएगा। और जिस समय ऐसा होगा उस करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनना, सैचुरेशन करंट कहेंगे। माने जो ग्राफ होगा ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ होता है, दिस देख सकते हो। यहां के बाद जो करंट है ये आपका कांस्टेंट हो गया, सैचुरेट कर गया करंट, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट कह रहे हैं। अब सबसे पहला बात तो कितने लोग के दिमाग में होगा कि सर माने यहां से तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय ऐसा हुआ जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना बंद, लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो सकता था मैक्सिमम वो इजेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। माने लाइक एट दैट इंस्टेंट जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए हैं बस उन्हीं का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा सर, और एक कांस्टेंट करंट सेटअप हो जाएगा जिसको हम लोग लाइक सैचुरेशन करंट बोलेंगे सर। लेकिन सवाल सर ये है कि आप तो V बराबर 0 पे भी करंट दिखा रहे हैं, आप तो दिखा रहे हैं कि जब V 0 है तब भी कुछ करंट आप दिखा रहे हैं सर। ये कैसे पॉसिबल है कि V 0 होने के बाद भी करंट होगा? एकदम पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल नहीं है? माने अगर यहां पे सोर्स नहीं भी, अगर बात करें यहां पे अगर सोर्स नहीं भी होता, माने आप देख सकते हो नॉर्मली एक वायर होता, यहां कोई सोर्स नहीं होता, नॉर्मल एक वायर होता, तो क्या लगता है तब भी इन दैट केस आप बात कर सकते थे बच्चा कि लाइक यहां से जो लाइट फॉल किया, डेफिनेटली अगर हम बात करें यहां से जो लाइट फॉल किया, लाइक वो लाइट जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आपका इजेक्ट कराएगा, और इजेक्ट कराने के बाद हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्पीड के साथ यहां पहुंच जाता, लाइक इस प्लेट तक पहुंच जाता। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का यहां तक पहुंचना, लाइक कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि इजेक्ट होने के बाद यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको यहां तक पहुंचाने के लिए एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। माने ये V बराबर 0 पे भी करंट है, इसका मतलब यह है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तब भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहे थे वहां पे जो कि कुछ स्पीड के साथ यहां से निकले होंगे इजेक्ट होकर के और इस प्लेट तक पहुंच गए होंगे। क्या कोई दिक्कत? दोज आर कॉल्ड मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? समझ लेना ध्यान से। अब कहोगे सर चलिए ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये जो निगेटिव साइड में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है यहां पे और यहां करंट 0 दिखा रहा है, सर ये क्या चीज है सर? जरा ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेरी बात एकदम गौर से सुनना बच्चा, मैंने कहा एकदम अच्छे से समझोगे ये बात। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, VS बोलते हैं। दस लाइक इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। कहोगे सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, जहां पे लाइक इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी लाइक दूसरे प्लेट तक, एनोड तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब कहोगे सर नहीं समझ में आया ये आपने क्या कहा? तो मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा अगर ऐसा करें कि हम चूंकि वेरिएबल सोर्स लिए हैं, हम ना इस सोर्स के पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। दिस अगर हम इस सोर्स के पोलैरिटी को चेंज करें तो चलो ठीक है, यहां तक के लिए तो पॉजिटिव था। जैसे हम सोर्स के पोलैरिटी को चेंज करेंगे ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा। माने अब जो सिचुएशन है, माने हम कुछ ऐसा कर देते हैं। दिस एकदम ध्यान दोगे। मैंने कहा कि सोर्स के पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, तो कहोगे सर ये तो निगेटिव सेंस में चला जाएगा सर। ठीक है, जैसे ही सोर्स के पोलैरिटी को चेंज करेंगे पहले के रिस्पेक्ट में तो निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा सर। तो मैंने कहा कुछ ऐसा। अब जब सिचुएशन ये हो गया
माने ये आपका पॉजिटिव प्लेट और ये आपका नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इस केस में क्या होगा बच्चा, आप देख सकते हो कि लाइक ये हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये हमारा नेगेटिव प्लेट। तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा, नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, नेगेटिव प्लेट उसको क्या करेगा, आपका वापस धकेलेगा, रिपेल करेगा कि बेटा वापस जाओ वापस जाओ, ठीक है ना। बिकॉज ये नेगेटिव प्लेट है और नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, धकेलेगा, वापस पहुंचाएगा। लेकिन मैंने कहा कि इसमें भी क्या है बच्चा कि जैसे जैसे हम इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे ही उतना ही स्ट्रांगली इसको क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा। फाइनली ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव सेंस में बढ़ाते 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 एक ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो प्लेट जो है, ये जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ वहां तक पहुंच रहा होगा, उसको भी लाइक आने नहीं देगा। माने इलेक्ट्रॉन का लाइक समझ लो मूवमेंट ही बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना ही बंद कर देगा। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे ऐसा होगा उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल होता है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फोटो करंट जो है वो सीज कर जाता है, फोटो करंट जीरो हो जाता है। माने इलेक्ट्रॉन जो है उस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर मूवमेंट करना बंद कर देता है, मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी सरेंडर कर देता है, बाकी का तो छोड़ ही दो। क्या कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ याद रखना फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है ना। फटाफट नोट कर लोगे, फास्ट जल्दी करोगे। ये अगर बात करें तो मान लो कि हमने इसको I1 इंटेंसिटी प्लॉट करा, यहां पे चाहे तुम लोग दो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ध्यान देना। पहले तो इसको नोट कर लो, फिर हम दो ग्राफ इसको प्लॉट करेंगे। दिस फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जल्दी करो, बढ़े आगे। ध्यान रखना ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट करा है, ठीक है ना, ये आपके सामने है फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अब देखोगे, मिटा रहा हूं इसको। अब यहां पे दो कहानी है, ठीक है ना। दो कहानी कहने का मतलब समझोगे, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ये आपका फोटो करंट है, ठीक है ना। दिस ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये इसके लिए सैचुरेशन करंट कुछ होगा, इसका इंटेंसिटी हम I1 मानते हैं, ठीक है ना। माने ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट करा है, ये प्लॉट करा है मैंने I1 इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है ना। मैंने कहा कि एक बार क्या करते हैं ना कि जो लाइट फॉल कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, आप कहोगे सर आप तो बताए हैं कि फोटो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो सैचुरेशन करंट यहां था वो सैचुरेशन करंट क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कहने का मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। दिस ध्यान रखना बच्चा, ये आपका IP के दिस ठीक है, इसका इंटेंसिटी है I2 और मैंने कहा कि यहां जो I2 है वो ग्रेटर देन है I1 के, ठीक है ना। दो अलग अलग इंटेंसिटीज पे मैंने ग्राफ प्लॉट करा है फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन करंट है वो भी ज्यादा हो गया, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के होता है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा अमाउंट का सैचुरेशन करंट यहाँ पे, ठीक है ना, और इंटेंसिटी कम होने का मतलब कि कम सैचुरेशन करंट यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो दोनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ज्यादा हो कम हो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिमाग में बात रख भी लेना कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जहां पे कि फोटो करंट सीज हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान रखना इस केस में मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, माने दोनों ही लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। बस नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमने बढ़ाया या घटाया है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है सारे फोटोन के लिए वो क्या है, आपका सेम है। माने दोनों ही केसेस में सोर्स वही है लाइट का, जो इसके लिए है वही इसके लिए है, लेकिन एक में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है और दूसरे में नंबर ऑफ फोटोन क्या है, आपका कम है। इसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा सैचुरेशन करंट। इसमें नंबर ऑफ फोटोन कम तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम सैचुरेशन करंट। लेकिन दोनों के जो सोर्स है वो सेम है, माने फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका कांस्टेंट है। नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है ऐसा ग्राफ। बढ़ू आगे,
नेक्स्ट, अब देखना, इसी में अगर कह दिया जाए कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए लाइक फोटो करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है, फोटो करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। माने इस बार क्या किए हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, लेकिन सोर्स को चेंज कर दिया, अलग अलग सोर्स से लाइट को हम फॉल करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर हम लोग अलग अलग सोर्स से लाइट को फॉल कराएंगे, ठीक है ना, मान लो कि ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट करा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है f1, क्या कोई दिक्कत, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है आपका Vs1, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि बच्चा लाइक सारे केस में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो फिक्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना कि चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे केसेस में सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट तीनों ही केस में तो सेम होगा, ठीक है ना, सेम सैचुरेशन करंट मिलने वाला है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर बात करें, अगर ये Vs2, ठीक है ना, ध्यान रखना इस केस में क्या हुआ ये देखोगे, मैंने इसके फ्रीक्वेंसी को माना f1 और इसके फ्रीक्वेंसी को माना f2, माने ये f1 फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स के द्वारा लाइक ये जो लाइट जो है यहां पे एमिट हुआ है, और ये f2 फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स के द्वारा लाइट यहां पे एमिट हुआ है, बट दोनों में नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो आपका सेम है, माने इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट माना है। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब कि फोटो करंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोटो करंट बताया है मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपका इंटेंसिटी के। तो ऑब्वियस है जो सैचुरेशन करंट आएगा दोनों ही केस में क्या होगा, आपका सेम होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका चेंज हो गया, माने f1 वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 है, जबकि f2 वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, आपका Vs2 है। ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब f2 ग्रेटर देन क्या हो, आपका f1। अगर f2 ग्रेटर देन f1 होगा तो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मॉड ऑफ Vs2 वो ग्रेटर देन होगा किससे, आपका मॉड ऑफ Vs1 से, ठीक है ना। ऑब्वियस है जो कि नेगेटिव है तो मॉड लगा दिया, तो मॉड ऑफ Vs2 ग्रेटर देन होगा किसके, आपका मॉड ऑफ Vs1 के, अगर f2 ग्रेटर देन किससे हो, आपका f1 से। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। ये ग्राफ तब जब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज्यादा होगा, जो कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन भी कहता है, जो कि अभी जस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी नोट करो, फास्ट बढ़े आगे। तो ये ग्राफ एकदम दिमाग में रखना, ये ग्राफ पूछता है बच्चा, चलो जल्दी करोगे, फास्ट हो गया, ठीक है बच्चा। तो फाइनली हम लोग जो है वो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। बस लास्ट सेगमेंट है, 15 मिनट का वीडियो और हमारा रह गया है, और इसके बाद आप जाकर के जो भी क्वेश्चंस रहे आराम से उड़ाओ, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि सिचुएशन कुछ ऐसा है बच्चे, इस बार ज्यादा अच्छा समझ में आएगा यहां पे आपको। ये हमारा मेटल सरफेस और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा जो लाइट आया फॉल करा मेटल के सरफेस पे कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ध्यान देना। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने के बाद होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन शुरू होगा, उस कोलिजन में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है जो एनर्जी लिया था फोटोन से उसका कुछ हिस्सा लूज कर देगा, या हो सकता है कि सारा का सारा हिस्सा लूज कर दे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बिना यहां पे इलेक्ट्रॉन से टकराए हुए सीधा यहां से बाहर निकल जाएंगे, सीधा, माने एनर्जी फोटोन से लेगा, कंप्लीटली अब्सॉर्ब किया,
ठीक है ना, कुछ एनर्जी वो वर्क फंक्शन को देगा, ठीक है ना, वर्क फंक्शन के रूप में मेटल में जाएगा, और बाकी जो रेस्ट एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेकर के वहां से बाहर निकल जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, याद रखना, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कहोगे सर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यही तो है आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। माने लाइक ई एनर्जी के साथ अगर फोटोन आया, फाई नॉट अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन है, तो मैंने कहा कि डेफिनेटली ये जो एनर्जी है वो दो जगह पे कंज्यूम हुआ, पहला तो वर्क फंक्शन के रूप में, और बाकी जो रेस्ट एनर्जी बच गया वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यहां जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपका E माइनस फाई नॉट के इक्वल होगा। माने इस एनर्जी का एक ही हिस्सा बस वर्क फंक्शन के रूप में गया है, मिनिमम एनर्जी के रूप में गया है, बाकी जो रेस्ट एनर्जी है वो कहीं पे कोलिजन के रूप में वेस्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज व्हाट वी कॉल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के पास है। ध्यान रखना, ये काइनेटिक एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कुछ एनर्जी कोलिजन के दरमियान लूज कर देगा, बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा कि सारा एनर्जी कोलिजन के दरमियान क्या कर देगा? आपका लूज कर देगा। क्या कोई दिक्कत? कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एनर्जी बिल्कुल लूज नहीं करेगा, और जो एनर्जी आया एब्जॉर्ब करके लाइक वर्क फंक्शन को देके और पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में वहां से लेके उड़न छू हो जाएगा, ठीक है। तो K max इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट। क्या कोई दिक्कत? यही पे हम लोगों को अभी डिस्कशन करना है। मैंने कहा कि अगर चाहें तो इस K max को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक K max इज इक्वल टू E। जहां तक E के बारे में बात करें तो इस E का वैल्यू हम लोग जानते हैं H न्यू, तो ये H न्यू माइनस क्या? आपका फाई नॉट। क्या कोई दिक्कत? इसमें ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है K max और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ध्यान रखना इस ग्राफ को। ये आपका K max दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। कहोगे सर बहुत आसान, दिख ही रहा है, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ ग्राफ होगा, माने कुछ ऐसा ग्राफ होगा दिस। और ये जो आपका है माइनस फाई नॉट, ये इंटरसेप्ट का काम करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा जो है वो स्लोप देगा, और ये स्लोप जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होगा, माने टैन थीटा इज इक्वल टू क्या? आपका h। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक K max इज इक्वल टू ये जो H न्यू माइनस फाई नॉट है बच्चा, ध्यान से मेरी बात सुनना, H न्यू को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, H न्यू को एज इट इज रखना है, माइनस फाई नॉट। अगर हम बात करें फाई नॉट का, तो बच्चा फाई नॉट यहां पे जो है वो वर्क फंक्शन है। कहोगे कि सर क्या मतलब इसका क्या? तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का वैल्यू जो कि फाई नॉट अपॉन एच के इक्वल हुआ करता था। क्या यहां से हम फाई नॉट को न्यू नॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? फाई नॉट बराबर कितना हो जाएगा? न्यू नॉट इंटू एच, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट इंटू क्या? आपका एच, माने K max इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एच, यहां से कॉमन लेके बाहर निकाल लो, अंदर में हो जाएगा न्यू माइनस क्या? आपका न्यू नॉट। फटाफट नोट करोगे दिस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच ऑफ न्यू माइनस क्या? आपका न्यू नॉट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फटाफट नोट करो, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी करोगे। K max इज इक्वल टू एच ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, जहां पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, लाइक जो रेडिएशंस जो है फॉल करा है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, और न्यू नॉट जो है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। बढ़ूं आगे, चलिए। अब कहोगे सर इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो देखोगे ध्यान से क्या क्वेश्चन। ये हालांकि नीट का सवाल है, नीट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चंस नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन क्या था सुनोगे ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि लाइक एक मेटल सरफेस है, मतलब वहां पे अपना लंबा चौड़ा भाषण वो दिया हुआ था, और जिसपे कि लाइट जो है वो फॉल करा है, दिस लाइट फॉल करा है, और फ्रीक्वेंसी जो है 2 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है फॉल करा है।
और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो v1 स्पीड के साथ इजेक्ट हुआ है, ध्यान देना। दूसरा था कि मेटल सरफेस पे दिस लाइट जो है वो फॉल करा है और 5 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करा है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो v2 स्पीड के साथ इजेक्ट हुआ है। क्या कोई दिक्कत? कहोगे सर पहले तो बता दीजिए न्यू नॉट क्या है। न्यू नॉट यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि क्वेश्चन में दिया था, दम लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। 2 लाइनें बनेगा, देखना ध्यान से। V1 V2 का रेशियो पूछा था कि V1 V2 का रेशियो क्या होगा, V1 अपॉन V2 कितना होगा। सवाल था उसका कि निकालिए कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू वॉट। लिख देते हैं यहाँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू वॉट। कितना लोग ऐसे ही फंस गया होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ करना है नहीं यार, बार बार बोल रहे हैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न में क्वेश्चंस का लेंथ बड़ा रहता है लेकिन बनता 2 ही लाइन में है, ठीक है ना। तो कुछ करना है नहीं, एकदम आराम से बनेगा, देखना कैसे बनेगा। मैंने कहा कि आप सबसे पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। अगर काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो डेफिनेटली स्पीड भी निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि रिजल्ट तुरंत मैंने अभी आपको बताया है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया हुआ है। तो आप इस इक्वेशन को रिलेट करो, क्वेश्चन बनेगा आपका केमैक्स बराबर एच ऑफ, बताएं अभी, न्यू माइनस क्या आपका न्यू नॉट। अगर ये रिजल्ट आपके दिमाग में है तो 100% क्वेश्चन बनेगा केमैक्स इज इक्वल टू एच ऑफ न्यू माइनस क्या आपका न्यू नॉट। कहोगे सर क्या करेंगे सर इसमें, तो देखिए ना क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कि बहुत ही प्यार से पहले पे लिखते हैं K1 मैक्स डिवाइडेड बाई K2 मैक्स इज इक्वल टू लाइक एच ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। पहले वाले के लिए दिया हुआ है 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय, फिर नीचे h। दूसरे वाले के लिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 5 न्यू नॉट, तो ये हो गया 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। क्या कोई दिक्कत? ये h से h हो गया आपका कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ mv², तो K1 मैक्स की जगह लिख देते हैं हाफ mv1 का स्क्वायर, K2 मैक्स की जगह लिख देते हैं हाफ mv2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा न्यू नॉट, डिवाइडेड बाई 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा 4 न्यू नॉट। क्या कोई दिक्कत? ये न्यू नॉट से न्यू नॉट हो गया कैंसिल, माने ये आ गया 1 अपॉन क्या आपका 4। यहां पे आप हाफ m से हाफ m कैंसिल कर दो, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहां से v1 अपॉन v2 दिख रहा होगा आंसर, कितना आ जाएगा 1/2। तो बस यहां कॉलम में भर दो आंसर, और क्या 1/2 आंसर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट बना लो ऐसा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट, अब देखोगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, मैंने कहा कि जिस तरह से हमने रिजल्ट अभी लिखा बच्चा, लाइक के मैक्स इज इक्वल टू, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, के मैक्स इज इक्वल टू लाइक एच न्यू माइनस फाइ नॉट। मैंने कहा कि एक और रिजल्ट था हमारे पास, अगर आप लोग को याद हो तो यहां पे वेवलेंथ के फॉर्म में चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc अपॉन लेमडा, नहीं, अरे के मैक्स बराबर e माइनस फाइ नॉट, तो e के जगह फ्रीक्वेंसी के रूप में h न्यू और वेवलेंथ के रूप में hc अपॉन लेमडा माइनस क्या आपका फाइ नॉट। क्या प्रॉब्लम है, नहीं लिख सकते हैं क्या? यहां पे एकदम लिख सकते हैं। अब देखना, इसमें अगेन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा बराबर, ये मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग को याद हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो आई थिंक इसका जो वैल्यू आया था आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, ये आपका आया था hc अपॉन फाइ नॉट, यही ना, hc अपॉन फाइ नॉट, ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आया था hc अपॉन फाइ नॉट। क्या यहां से हम फाइ नॉट निकाल सकते हैं? फाइ नॉट का वैल्यू आ जाएगा hc अपॉन लेमडा नॉट। जब वैल्यू यहां पुट करेंगे तो के मैक्स बराबर, यहां से hc तो कॉमन होके बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा 1/लेमडा और माइनस क्या आपका 1 अपॉन लेमडा नॉट। नोट करोगे बढ़िया से, के मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के मैक्स इज इक्वल टू hc अपॉन 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। फटाफट नोट करोगे, जल्दी करो। नेक्स्ट बढ़ू आगे, ध्यान देना, देखोगे ध्यान से क्वेश्चन, मिटा रहा हूं उसको।
ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, चीजें आपके सामने होंगी, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, इस तरह से जो है हम लोग कनेक्ट करके क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से जो है बना सकते हैं। वो जैसा पैटर्न में क्वेश्चंस रहेगा आप वैसे प्रोसीड कर जाना, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, एकदम बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक और भी रिलेशन है, हालांकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, वो जाकर के प्रीवियस अगर हम देख लेना, जो भी क्वेश्चंस रहे सब बना के खत्म करो इसको, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से, नेक्स्ट नंबर। अब अगर यहां पे बात किया जाए बच्चा, तो एक क्वेश्चंस और मैं देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि ऐसा है कि या पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। देखोगे ध्यान से, Kmax इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, H न्यू एंड माइनस क्या आपका फाइ नॉट। Kmax इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइ नॉट। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुकेंगे। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, दोज वेयर द मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया है ना अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसपे फोटो करंट सीज हो जाता है, और जहां पे होता क्या है कि जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कोई दिक्कत? तो मैंने कहा कि बच्चा ये जो Kmax जो दिख रहा है आपको, चाहे तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kmax माइनस आपका 0 जो कि नहीं पहुंच पाया, और इज इक्वल टू H न्यू माइनस आपका फाइ नॉट। दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर होता है वर्क डन। और वर्क डन के लिए आप लोग जानते होंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज के रूप में यहां पे हम लोग E लेते हैं, ठीक है ना, और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखेंगे Vs। तो E इंटू Vs दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये आपका इक्वल होगा आपका H न्यू माइनस किसके, आपका फाइ नॉट के। यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा V स्टॉपिंग बराबर H अपॉन E मल्टीप्लाइड बाई न्यू एंड माइनस आपका हो जाएगा फाइ नॉट अपॉन क्या, आपका E। ध्यान रखना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू H अपॉन E इंटू न्यू माइनस क्या, आपका फाइ नॉट अपॉन E। अब इसमें अगर आपसे कोई बोल दे कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, अगेन कहोगे सर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ, और ग्राफ कुछ इस तरह से होगा दिस। ध्यान देना, यहां पे जो आपका इंटरसेप्ट होगा ये फाइ नॉट अपॉन E के बराबर होगा, इनफैक्ट माइनस फाइ नॉट अपॉन E के बराबर होगा, और इसका जो स्लोप होगा थीटा दैट इज tan थीटा, ये आपका इक्वल होगा H अपॉन किसके, आपका E के। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, हो गया? चलिए जल्दी करिए, कम ऑन डू इट फास्ट। बाकी इस टर्म को कन्वर्ट कर लो जैसे भी आपके हाथ में अब है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। चाहो तो आप यहाँ पे जो है फाइ नॉट के जगह पे लेमडा नॉट के फॉर्म में भी आप रिजल्ट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, लेमडा नॉट के भी फॉर्म में आप रिजल्ट वहां लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? चलो चलिए, कोई दिक्कत? तो बस इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपको दिखें जा करके, ठीक है ना, इससे रिलेटेड ही सारे सवाल आपको दिखेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जितना भी मैक्सिमम ग्राफ हो सकता था, जो भी पैटर्न हो सकते थे, इसी से रिलेटेड सवाल आगे पीछे करके पूछा जाता है। कभी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ देगा, कभी स्पीड का रेशियो पूछ देगा, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा V/2, ठीक है ना, कुछ कुछ पैरामीटर्स पूछते रहेगा। तो बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना, बस रिजल्ट आपको अगर पता होगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना, ये आप इसका भी यूज कर सकते हो, Kmax ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, Kmax इज इक्वल टू जो आपके पास रिजल्ट आया है H न्यू माइनस फाइ नॉट,
तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, के मैक्स के जगह पे डायरेक्ट आपका EVS, माने उतना भी नहीं EVS, तो EVS मतलब समझ में आ रहा है ना, E हो गया चार्ज और VS हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे H कॉमन लेकर के इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यू माइनस क्या आपका न्यू नॉट। अब यहाँ से रिलेटेड जो भी आपका सवाल उवाल रहेगा आप आराम से उसको सॉर्ट आउट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, कुछ हो सकता है रेशियो पूछ दे या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ही वैल्यू पूछ दे कि कितना होगा, ठीक है ना। तो अब उसमें सवाल कुछ भी हो सकता है, अब वो आपका काम है उसको आप लोग बना लेना, ठीक है ना। अभी ऐसे सवाल में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम अब आपको होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस जहां भी दिख जाए एकदम आराम से बनाओ, बस इक्वेशन यूज करो, जो भी इक्वेशंस आपके सामने है उसको कनेक्ट करो और सवाल पे कूद पड़ो, ठीक है ना। ग्राफ वगैरह सारा कुछ मैंने बता रखा है, अच्छे से उसको समझ लो और बनाओ, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? चलो।